While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France was suffering from inflections and riots due to shortage of bread. जिस वक्त नेशनल असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था उसी वक्त फ्रांस में जो लोग जो है सफ़र कर रहे थे शॉर्टेज ऑफ ब्रेड से। ठीक है, वो क्यों शॉर्टेज ऑफ ब्रेड थी मैं आपको लास्ट टास्क में बता चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पर डे बाय डे जो इंक्रीज़ हो रही थी पॉपुलेशन, लोगों की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, बट उनकी जो इनकम थी वो इतनी ही थी, वो लिमिटेड थी, वो नहीं इंक्रीज़ हो रही थी। जब वहाँ पर लोग ज़्यादा बढ़ रहे थे तो उस वजह से उसका जो प्रोडक्शन था वो उसको कवर अप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी हो गई थी खाने पीने की। ठीक है, तो उससे जो राइट्स बढ़ गए थे, वहाँ पर राइट्स होने लगे थे खाने को लेकर। ऑन 14 जुलाई 1789 rumors spread that king had commanded troops to move into the city and would soon order the army to open fire upon the citizen। 14 जुलाई 1789 को ये रूमर हुई कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि सिटीजन्स पे ओपन फायर करने के लिए। ठीक है, तो लोग वैसे ही पहले से ही परेशान थे और इस रूमर से और ज़्यादा परेशान हो गए। सब 7,000 पीपल stormed the fortress prison the Bastille where they hoped to find horrid illumination। 7,000 लोग वहाँ पर बेस्टाइल पर गए। बेस्टाइल क्या है? बेस्टाइल एक फोर्ट है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। किंग के खिलाफ जो भी जाता था तो बेस्टाइल में जो है किंग उसको कैद करवा दिया करता था। तो लोग भागकर वहाँ गए क्योंकि लोगों को इस बात का यकीन था कि वहाँ पर जो है असला होगा, यानी वेपन्स होंगे, तो हम लड़ सकते हैं इनसे। बट ऐसा नहीं था, ये सिर्फ उन लोगों की थिंकिंग थी। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट वॉज सोल्ड इन द मार्केट। और लोगों ने उस फोर्ट को तोड़ दिया और वहाँ उसका जो सामान था वो लूट लिया पूरा और उसे बाद में मार्केट में लाकर बेच दिया। मैन वाइल इन द कंट्री साइड टू देयर वेयर राइट्स एंड अटैक ऑन नोबल्स फोर्ट्स टू फ्ले द कंट्री। अब क्या हुआ, ये तो शहर के अंदर की बात थी, लेकिन जब शहर के अंदर कुछ होता है तो उसके असर बाहर भी दूसरी जगह पे पड़ते, उसके आसपास के एरिया पे। सेम ऐसे ही फ्रांस में हुआ। फ्रांस के अंदर जब ये राइट्स हुआ, ये इंसिडेंट हुआ बेस्टाइल वाला, तो बाहर भी बात गई और जो उसका आसपास का एरिया था फ्रांस का, कंट्री साइड यानी गांव का एरिया जो था, वहाँ पे लोगों ने भी एकदम गुस्से में आ गए और नोबल्स जो थे वहाँ के लोगों ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया, यानी थर्ड स्टेट वालों ने नोबल्स पर अटैक किया और उनको मजबूर कर दिया कि वो इस कंट्री को छोड़ के चले जाएं। दिस इंसिडेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो इंसिडेंट है ये यहीं से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ऑन 5 May 1789 Louis XVI called together an assembly of the State Journal in the hall of Versailles to pass his proposal for new taxes। अब 5 मई को किंग जो है स्टेट जर्नल को बुलाता है। ठीक है, काहे के लिए बुला रहा है? न्यू टैक्सेस का पास करवाने के लिए। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच वाइल द थर्ड स्टेट सेंड 600 एजुकेटेड मेंबर। अब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो है वो 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजती है अपने। ठीक है, और थर्ड स्टेट वाले जो है 600 एजुकेटेड मेंबर भेजते हैं वहाँ पर। पीसेंट्स आर्टिसंस एंड वुमेंस वर डिनेट एंटर टू द असेंबली। और यहाँ पर पीसेंट्स वुमेंस को घुसना मना था, वो लोग को एंट्री नहीं मिल रही थी। वोटिंग इन द स्टेट जर्नल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। और पहले जो स्टेट जर्नल का वोटिंग होता था वो इस तरह से होता था, एक स्टेट का एक वोट होता था। ठीक है, इसके मतलब अगर इस तरह से होगा इस बार भी वोटिंग, तो यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट यानी नोबल और कैलर्जी वाली जो है वो दोनों को तो एक ही बात मानेंगे, तो वो लोग मेजोरिटी में आ जाएंगे। थर्ड स्टेट का एक ही वोट रह जाएगा, तो इस वजह से थर्ड स्टेट वाले नाराज़ थे, इस बात पे एग्री नहीं हुए। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडिंग दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। और थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उन लोगों ने इस बात की डिमांड करी कि हर आदमी का एक वोट होगा, यानी वन मैन वन वोट, इस तरह से वोटिंग होगी।
द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, और किंग ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉल्कड आउट द असेंबली इन द प्रोटेस्ट, और थर्ड स्टेट के जो लोग थे वहाँ से चले गए असेंबली हॉल में से प्रोटेस्ट पर। ऑन 20 June 1789, lead by Maribor and Abbassia, representative assembly in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। 20 जून को मैरीब्यू और एबेसिया जो है रिप्रेजेंटेड, जो वहाँ पे थर्ड स्टेट के जो लोग गए थे वो लोग टेनिस हॉल में जाकर बैठते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि अब करना क्या है। तो मैरीब्यू और एबेसिया जो है उनके लीडर, एज अ लीडर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे उनसे बात करने के लिए। दे डिक्लेयर्ड themselves a national assembly and swore not to disappear till they had drafted a constitution for France that would limited the power of the France। उस दिन वो लोग वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं कि अब हम अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाएंगे, और कसम खाते हैं कि जब तक हम किंग की पावर्स को लिमिटेड नहीं कर देते हम सुकून से नहीं बैठेंगे। Maribor was born in a noble family but was convinced to the need to do away with a society of feudal privileges। Maribor जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट वो ये बात पर वो करते मतलब इस बात पर वो यकीन करते थे कि इन लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, फ्यूडल प्रिविलेजेस जो है यानी थर्ड स्टेट जो है इनके साथ ये गलत है। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembly at Versailles। तो उन्होंने जो मेरे भी जो है उन्होंने एक जर्नल को पास किया और उसमें अपनी स्पीच को डिलीवर किया और अपनी बात कही, ठीक है। एबेसिया ओरिजिनली अ प्रिस्ट राइट एंड इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट्स कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, और एबेसिया जो है उसने जो है पैम्पलेट्स को इशू किया क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे, वो एक प्रिस्ट थे, ठीक है। तो उसका टाइटल जो था पैम्पलेट्स का वो था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। इन 1789 नेशनल असेंबली कंप्लीट द ड्राफ्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1789 में नेशनल असेंबली ने पूरा अपना ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है। तो ऑन 4 अगस्त लुईस 16 फाइनली अकॉर्डेड recognition to the National Assembly and accept the constitutional monarchy। लुईस 16 ने 14 अगस्त को फाइनली रिकॉग्नाइज कर दी नेशनल असेंबली। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली passes a decree abolishing the feudal system of obligations, taxes, privileges, theft and land confiscated from church। 4 अगस्त को ही रात में असेंबली ने एक डिक्री पास किया जिसके अंदर फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, टैक्सेस जो प्रिविलेजेस पे लग रहे थे वो भी ख़त्म, टैक्सेस ख़त्म कर दिए, तीथ जो था एक टैक्स वो भी ख़त्म कर दिया, एंड लैंड कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम चर्च, यानी जो चर्च ने जब्त कर रखी थी ज़मीन वो भी अब गवर्नमेंट के पास आ गए, वो अब नहीं कर सकता था जब्त ज़मीन, ठीक है। ये पावर चर्च से ले ली। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ द लीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। अब जब ये सब टैक्सेस ख़त्म हो गए यानी अब हर किसी को टैक्स देना है, यानी थर्ड स्टेट को भी देना है, नोबल को भी देना है, सबको टैक्स देना होता था, सबको बराबर का टैक्स देना होता था। उसका रिज़ल्ट ये हुआ ये सब टैक्सेस जो थर्ड स्टेट पे से ख़त्म कर और सब पर लग गए तो गवर्नमेंट के पास जो है 2 बिलियन लीवर्स आए, यानी कि उनके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट आया क्योंकि अब सभी लोग टैक्सेस पे कर रहे थे। अब तक एक ही दे रहा था और अब सब दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी थी आपको, ये लीवर्स जो है ये वहाँ की करेंसी है, ठीक है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द framing of the constitution in 1791 with an aim to limit the power of the monarch। अब ये तो नेशनल असेंबली कंप्लीट कर लिया अपना टास्क के फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया उन्होंने, 1791 में बन गया था पूरा, और मोनार्च की जो पावर थी किंग की वो भी लिमिटेड हो गई। पावर वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड द 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस।
और जो पावर थी उन्हें सेपरेटली बांट दिया गया 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में। पहला था हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव और तीसरी है हमारी जुडिशरी। ठीक है, ये वाली जो थ्योरी है आपकी, जो डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका इंस्टीट्यूशन जो है, डिवीजन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है, ये आपकी थ्योरी जो मॉन्टेस्क्यू ने दी है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अब भी मोनार्च था और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम भी आ गया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make law in the National Assembly, which was indirectly elected, that is citizen vote for a group of electorate who in turn choose the assembly। अब जो नेशनल असेंबली बनी थी 1791 में, उसमें जो इलेक्टेड कर होते थे, इनडायरेक्टली होता था उसके मेंबर। सबसे पहले मेंबर्स वहाँ के इलेक्टेड करते, एक ग्रुप को इलेक्ट किया जाता था, वो पीपल करते थे। जो इलेक्टेड ग्रुप आता था वो मेंबर को चूज़ करते थे असेंबली के। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्टली मेंबर्स जो इलेक्ट हो रहे थे असेंबली के अंदर। ओनली मैन अबव 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days of a laborer's wages were given in the status of active citizen, that is they were entitled to vote। इसकी कुछ शर्तें थीं। जो वोट देने वाले होते थे, जो वोट दे रहा है पर्सन, जो इलेक्ट्रल ग्रुप को चूज़ करेगा, जो उस ग्रुप को जो इलेक्ट करेगी असेंबली मेंबर को, तो वो उस पर्सन के लिए कुछ क्राइटेरिया थे। अगर उस क्राइटेरिया पे पूरा होता था तभी वो वोट दे सकता है। पहली शर्त थी कि वो 25 ईयर्स ओल्ड का होना चाहिए, यानी 25 साल का होना चाहिए। दूसरी थी कि वो टैक्स पे करता हो। टैक्स कितना पे करता हो कि जो वहाँ का लेबर का जो वेज था एक दिन का, ठीक है, वो 3 दिन का पे करता हो, इतना टैक्स वो गवर्नमेंट को देता हो। ठीक है, और आपके पास वो एक्टिव सिटीजन, डैट इज़ दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, और वही लोग जो वोट दे सकते थे और अपने उसमें एक्टिव होना चाहिए वो। तो आज का हम टॉपिक यहीं इसको एंड करते हैं और कल हम अपना न्यू टॉपिक पढ़ेंगे कि किस तरह से मोनार्ची सिस्टम एंड हुआ और रिपब्लिक आया फ्रांस के अंदर। ओके।